साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। आइए जी, आ गए, साथ नहीं छोड़ा तेरे पीछे पीछे आ गए। AS1 पर आ गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कुछ एक ऐसी बात है, कुछ एक ऐसी बात है जो आप लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में ना पहले सुनी होगी ना देखी होगी, किसी ने आपसे शायद शेयर भी नहीं की होगी। और उस चीज को आज मैं यहां पर आपके सामने जो है करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे आपको यह भी जानने का मौका मिलेगा कि भाई जो बच्चे रैंक होल्डर होते हैं कंसिस्टेंटली, उनकी सोच किस लेवल तक की होती है। जैसे कि कंपनी लॉ के अंदर, कंपनी लॉ क्या कहूं, लॉ के अंदर, लॉ वाले सब्जेक्ट के अंदर जो भी आप एक्ट पढ़ते हैं उस एक्ट में सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं। आप टैक्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स पढ़ते हैं, जीएसटी पढ़ते हैं, सेक्शन होते हैं, सब सेक्शन होते हैं, क्लॉजेज होते हैं। बच्चे बहुत बार पूछते हैं क्या सेक्शन को याद करना जरूरी है, तो हम भी टीचर अक्सर ये बोलते कि नहीं बेटा, सेक्शन को याद करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर याद हो जाए और आप एग्जाम के अंदर लिखाओ तो भाई टीचर क्या सोचेगा आपके बारे में। ऑब्वियसली मैं सभी बच्चों को ये कहता हूं कि अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने हैं, इफ यू वांट टू गो टू अचीव द रैंक ऑल्सो, तो सबसे पहला पड़ाव ये है कि आपके जो 3 घंटे मिले हैं उस 3 घंटे के अंदर आपको एग्जाम में ऐसा करना है कि जब आपका पेपर, जब आपकी आंसर शीट टीचर के हाथ में पहुंचे चेक करने के लिए, तो बस उसका दिल आ जाए, उसका मन लग जाए कि भाई इस बच्चे को तो मैंने पास कर देना है। और पास क्यों, अगर आपकी पहली 3-4 शीट ऐसी हैं कि लग गया बच्चे का पता, तो आप नॉर्मल स्टूडेंट से ज्यादा नंबर लेकर जाओगे। बहुत ही सीधी बात है। एक पेपर ऐसा है जिसने काटा पीटी की हुई है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है, अनटाइडी पेपर है, तो उसका प्रभाव टीचर के माइंड पर क्या पड़ रहा है चेक करते हो। और एक पेपर ऐसा है जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और अच्छी राइटिंग वाला है, तो उसका प्रभाव टीचर पर क्या पड़ता है, ऑब्वियसली हम खुद समझ सकते हैं, बच्चे नहीं है हम छोटे छोटे कि हमें ना समझ आए। तो जैसे कि मैंने कहा, एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं, जैसे इनकम टैक्स जीएसटी में सेक्शन सब सेक्शन क्लॉजेस होते हैं, उसी प्रकार से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पैरा नंबर, जिसे बोलते हैं पैरा नंबर। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रोविजंस तो याद कर लेते हैं, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता कि किस चीज के लिए कौन सा पैरा नंबर है। शायद किसी ने 2-4 कभी पैरा नंबर आपको बताया, जैसे बच्चों ने अक्सर AS11 में पैरा 46 ए सुना होता है, वहीं से वो रटा हुआ होता है। लेकिन नहीं, इसके अलावा जितने भी एएस हैं, हर एएस में जब इंस्टीट्यूट एएस बनाता है, जब फाइनली अप्रूव होकर हमारे सामने आता है, तो वहां पर जितनी भी चीजें 1 2 3 4 करके पैरा के अंदर लिखी होती हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल AS1 है, वहां पर हम पढ़ते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। जैसे कि AS2 है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है भाई कि वैल्यू द इन्वेंट्री एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब इन सभी चीजों को कहां लिखा गया है, इनके लिए एक स्पेशल पैरा है। और अगर एग्जाम के अंदर आपने प्रोविजन उस रूल के साथ अगर पैरा नंबर को डाल दिया, ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, टीचर ने बल्ले बल्ले करके मार्क्स देने तो। समझे मेरी गल। तो पूरे मैराथन के दौरान 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम करेंगे। हर एएस में जहां जहां जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट आएगा, वहां पर मैं आपको साथ में पैरा नंबर लिखवाता जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब बच्चों को रटना ही है, याद करना ही है, लेकिन जो बच्चे कर सके, बिलीव मी, कर जाना। ये चीज ऐसी है जो मैं अपनी रेगुलर क्लास में और कुछ कुछ फास्ट ट्रैक क्लास में बताता हूं। मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम क्लास के अंदर ही करते हैं, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार, पूरे भारत भर में मैराथन सेशन आ रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो क्यों ना यहां पर भी वो चीज की जाए। एंड ऑब्वियसली इन सभी चीजों के ऊपर एफर्ट काफी लगता है। हर एएस को आपको जो आपका बेयर एएस होता है, जैसे हम बेयर एक्ट बोलते हैं, तो जो बेयर एएस है उसको ओपन करके हमें पूरा रीड करना पड़ता है, देखना पड़ता है किस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सा पैरा नंबर एप्लीकेबल है। तो वो सारी मेहनत मैंने ऑलरेडी कर ली है। जहां जहां है, मैंने अपने नोट्स के अंदर सारे पैरा नंबर जहां जहां आपको बताने हैं सारे लिख दिए हैं, राइट। तो वो चीज अब आपको ढूंढनी नहीं है, आपको सिर्फ नोट करते चलना है, और उसको किसी इस तरीके से नोट करना कि आपको इजीली दिख जाए, एग्जाम के टाइम जब रिवीजन करोगे वो चीज इजीली दिख जाए आपको, सो दैट आप तभी उसको एग्जाम के अंदर लिख पाओगे। चलिए जी, स्टार्ट करने फटाफट से। तो हमारे सामने आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले तो जो भी एएस करेंगे उसके नाम को थोड़ा सा हम टटोलेंगे कि भाई तुम्हारे नाम में क्या है। तो AS1 कह रहा है क्या करना, डिस्क्लोज करना, किस चीज को डिस्क्लोज करना भाई, किस चीज को, अकाउंटिंग पॉलिसीज को। मतलब नाम से ही लगता है कि थियरी का स्टैंडर्ड है, थियरेटिकल स्टैंडर्ड है। कहते हैं जो अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना, उन्हें डिस्क्लोज करना, AS1 ऐसा कहता है। सवाल खड़ा हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे कि लिखेंगे एग्जाम्पल, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी एज पर AS नंबर 2। तो ये क्या प्रिंसिपल है,
अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि भाई इन्वेंट्री को वैल्यू करना कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी है। हम कह रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल लाइक दिस एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। एग्जांपल लिखेंगे, फीफो और वेटेड एवरेज। जब हम AS2 पढ़ते हैं, कॉस्ट पर पहुंचने के हमारे पास दो तरीके हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल लाइक फीफो और वेटेड एवरेज। तो ये क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज की वापस से पढ़ूं फटाफट से, अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स विच आर अडॉप्टेड बाय एन एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि भाई जो भी प्रिंसिपल्स आप लगाओगे और मेथड्स जब आप लगाओगे उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए, कब, जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, उसे कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। और ये सभी चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस लिखेंगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन हैं? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। एंड ये लिखा कहां पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, पैरा नंबर 10। ये लीजिए, आपके सामने पहला पैरा आ रहा है, और भाई ये तो मैं चाहूंगा हर बच्चा घोट कर पी जाए, एग्जाम के अंदर अपन ने डालकर आना है पैरा नंबर 10, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा। और ऑडिट वाले सब्जेक्ट में भी एग्जाम में हमें मिल जाता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का क्वेश्चन। तो पैरा नंबर 10 कहता है कि भाई ये 3 अकाउंटिंग अजम्पशन है, जो कि कौन है, फंडामेंटल। फंडामेंटल बोले तो बहुत ही बेसिक। गोइंग कंसर्न का मतलब कि भाई हमारा जो बिजनेस है नियर फ्यूचर में चलता रहेगा, हमें अपना बिजनेस बंद करने की आवश्यकता नहीं है। कंसिस्टेंसी, आपने एक बार जो पॉलिसी लगाई है उसे फ्यूचर में लगाते रहना, बार बार चेंज मत करना। और एक्रूवल का मतलब है कि भाई आपके जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें पेड बेसिस पर बुक मत करना, इनकर्ड बेसिस पर करना। और जो आपकी इनकम्स हैं उन्हें रिसीव्ड बेस पर बुक मत करना, अर्नड बेसिस पर बुक कर लेने का। तो ये है हमारी फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। लिखेंगे, डिस्क्लोजर एस्पेक्ट्स, डिस्क्लोजर एस्पेक्ट्स, पैरा नंबर 27, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्लोजर एस्पेक्ट्स, पैरा नंबर 27। नोट करेंगे, हमारे एएस का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हमने कहा जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी लगाओगे ना उसे डिस्क्लोज करना। लेकिन कहते यार ये तो फंडामेंटल है, बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन है, इन्हें तो हर कोई फॉलो करता है। तो अगर आपने फॉलो किया तो डिस्क्लोज मत करना, लेकिन अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो चिंता का विषय है, उस सिचुएशन में डिस्क्लोज करना। राइट, इतनी सी बात है। और जैसे मैंने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को, तो इसका तो क्वेश्चन एग्जाम में ऑलमोस्ट बन ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ रहा है, कंसीडरेशंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका क्या मतलब है? अब अगर आपको याद हो, जब मैंने बिल्कुल आपको इनिशियल स्टार्टिंग जब बताई थी, जब हमने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कुछ बेनिफिट्स हैं, जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मैंने यहां पर आपको क्या कहा कि एएस ने क्या किया, जो चॉइसेस हैं उन्हें रिड्यूस कर दिया। प्लीज मार्क माई वर्ड, आई डिड नॉट से कि एलिमिनेट कर दिया, कि चॉइस को एलिमिनेट ही कर दिया, जी नहीं, एलिमिनेट नहीं किया है, कम कर दिया। जैसे कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मेथड ना, फीफो के साथ साथ वेटेड एवरेज भी है। राइट, तो चॉइसेस को कम किया, मतलब हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर चीज को डील करने के लिए देयर में बी मोर देन वन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बता रहा है कि जब आप सेलेक्ट करते हो अकाउंटिंग पॉलिसी को तो क्या क्या चीजें माइंड में रखते हो। कंसीडरेशंस,
किन फैक्टर्स को सोचोगे जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करोगे। तो AS1 ने बताया है कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करोगे तो दो कंसिडरेशन के बारे में सोचना। एक तो है प्राइमरी, मतलब सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज पर देना, और एक है सेकेंडरी, तो इन चीजों पर भी देना ध्यान। लिखते हैं इसके बारे में, आइए। कंसिडरेशंस इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। सबसे पहले आ रहा है प्राइमरी कंसिडरेशन ऑन द लेफ्ट साइड, primary considerations, and on the other side secondary considerations. Primary consideration is dealt with by para number 16 of AS1 and secondary consideration by para number 17. मैंने कहा था जो जो ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं वहीं पर बताऊंगा, तो AS1 में तो ये चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए मैं इन सबको बताता चल रहा हूं। प्राइमरी कंसिडरेशन as per para 1 is true and fair view। लिखते जाइए, अभी समझेंगे आराम से। ट्रू एंड फेयर व्यू में लिखेंगे ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एज एट बैलेंस शीट डेट and profit or loss for the period ended। सिंपल लिखते जाइए। प्राइमरी कंसिडरेशन में लिखा है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एज एट बैलेंस शीट डेट एंड ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंडेड। सेकेंडरी कंसिडरेशन में नंबर 1 प्रूडेंस, नंबर 2 substance over form, and the last one being materiality। last one being materiality। तो ये डिनोट क्या कर रहा है कि भाई जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करोगे तो प्राइमरी चीज माइंड में क्या रखना, ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे। किस चीज का ट्रू एंड फेयर व्यू? ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एज एट बैलेंस शीट डेट, और साथ ही साथ एंड ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंडेड। ऐसी पॉलिसी चूज करना जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। और सेकेंडरी कंसिडरेशन, अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करते वक्त इन चीजों को भी माइंड में रखना कि ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी जो कि प्रूडेंस का प्रिंसिपल फॉलो कर सके। प्रूडेंस कहता है कि भाई अगर लगता है कोई इनकम होने वाली है बुक मत करो, लेकिन लगता है कोई लॉस होने वाला है तो प्रोविजन बना लो। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रियलिटी ओवर लीगैलिटी। सिर्फ हमेशा लीगल फॉर्म के थ्रू ही नहीं जाना कि नहीं लॉ में ऐसा लिखा है ऐसा करना है, देखना कि रियलिटी में वो चीज क्या है, सब्सटेंस क्या है। जैसे कि हम कहते हैं पीपीई, AS नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करेंगे आगे जाकर इस सेशन में आज, तो वहां पर ही हम कहते हैं कि भाई कोई भी चीज ऐसी है जिसका फ्यूचर में बेनिफिट है 12 महीने से ज्यादा के लिए, और जो टेंजिबल आइटम है उसको आप क्या करो, अपना पीपीई घोषित कर दो और उसे P&L में डालने की बजाय एक बार में बैलेंस शीट में लेकर जाओ, फिर धीरे 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 उसका डेप्रिसिएशन P&L में लेकर जाना। अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैंने एक वॉल क्लॉक ले लिया अपने ऑफिस में लगाने के लिए, 500 रुपए की वॉल क्लॉक आई, करोड़ों का हमारा बिजनेस है, करोड़ों करोड़ों के एसेट्स हैं हमारे बैलेंस शीट में, जहां एक तरफ करोड़ की आइटम पड़ी है वहां 500 रुपए की वॉल क्लॉक डालोगे, अच्छा नहीं लगता। तो लीगैलिटी तो यही कहती है कि भाई जाना चाहिए बैलेंस शीट में एसेट बनकर, लेकिन उसकी जो सब्सटेंस है, जो रियलिटी है वो यही है कि भाई छोटा सा अमाउंट है P&L में डालकर खत्म कर दिया जाए। और अंतिम पॉइंट लिखा है मटेरियलिटी, जो कि ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारी की सारी मटेरियल आइटम डिस्क्लोज होना चाहिए। तो ये है हमारा ये कॉन्सेप्ट जो कि यहां पर होता है एंड। और बढ़ते हैं इस AS1 में आगे। नेक्स्ट आ रहा है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से संबंधित AS1 में कुछ बातें लिखी हैं। तो पहला पॉइंट कहता है डिस्क्लोज एट वन प्लेस। जो भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करोगे, ऐसा नहीं कि स्कैटर्ड हो, कोई पॉइंट यहां लिखा कोई पॉइंट वहां लिखा, जी नहीं। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर आपने सारी पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना। अगले पॉइंट में लिखा भी गया यूजुअली डिस्क्लोज्ड इन नोट्स टू
अकाउंट्स, तो एक जगह पर करना, और वो जगह कौन सी होगी, नोट्स टू अकाउंट्स में होगी। शुड फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऐसा नहीं कि आप ऐसी जगह डिस्क्लोज करें जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक इंटेग्रल पार्ट माना जाता है, इसीलिए ये एएस बोलता है कि नोट्स टू अकाउंट्स में ही आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अभी मित्रों आगे बढ़ रहे हैं। एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में बी अडॉप्टेड, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता रहता है, कहता बताना एनी 5 एरियाज जहां पर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की गई है। इसके लिए भी पैरा नंबर जो है मेंशन्ड है हमारे एएस में, पैरा नंबर 14 याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार आता है। कौन कौन से एरिया है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसके तरीके हैं फीफो वेटेड एवरेज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिमिलरली वहां पर भी जब हम करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां पर भी हमारे पास ये दोनों मेथड रहते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट एएस 15 में डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताए गए हैं किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। फिक्स्ड एसेट की वैल्यूएशन के तरीके हैं, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल एज पर पीपीई, और फॉरेन करेंसी आइटम्स को किस तरह से कन्वर्ट करना है, वहां पर भी हमारे पास चॉइस है, आप ईफो है कि नीफो है, आपका जो एक्सचेंज डिफरेंस आया उसे क्या पीएनएल में लेकर जाना है या रिजर्व बनाकर बैलेंस शीट में रखना है, तो वहां पर भी हमारे पास चॉइस है। तो दीज आर सर्टेन एरियाज वेयर द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में बी अडॉप्टेड। आगे जो भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है AS1 से, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, पैरा नंबर 26, इसको ध्यान से करना क्योंकि एएस नंबर 5 में जाकर वापस ये टॉपिक आएगा, मैं वहां पर सिर्फ एडिशनल चीज बताऊंगा, बाकी मैं यही बोल दूंगी भाई प्लीज रेफर एएस नंबर 1। तो पैरा नंबर 26 अपने जहन में बिठा लो, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का, व्हेन चेंज इज अलाउड। सबसे पहले रिक्वायर्ड बाय स्टैच्यू, मतलब लॉ ने ही कह दिया कि भाई आपको इस चीज को चेंज करना है, इस चीज को इस तरह से ट्रीट करना है, तो आपको पुरानी ट्रीटमेंट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले मैं इस पॉइंट पर बढ़ूं, मैं वापस जाता हूं। हेडिंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सवाल उठा क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है? अगर हमें याद हो, हमने यहां पर ये कहा था फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में पॉइंट नंबर 2 कंसिस्टेंसी, कि भाई जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करोगे ना, कंसिस्टेंट रहना, मतलब बार 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 उसी को फॉलो करना। लेकिन आप तो यहां कह रहे हो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जनरल रूल अकाउंटिंग पॉलिसी कैन नॉट बी चेंज, लेकिन एक्सेप्शन इट कैन बी चेंज्ड। कब? जब ये 3 रीजन है, इनमें से ही कोई एक रीजन होगा तभी आप कर सकते हैं। पहला, रिक्वायर्ड बाय स्टैच्यू, मतलब लॉ ने ही कह दिया। इसमें हम शेड्यूल 3 को भी मान सकते हैं। शेड्यूल 3 में कोई रिक्वायरमेंट आ गई कि आपने इस चीज को इस तरह से ट्रीट करना है, और उससे पहले आप किसी डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहे थे, तो आपको अपनी ट्रीटमेंट छोड़नी होगी और ये वाली ट्रीटमेंट अपनानी होगी। नंबर 2, कंप्लायंस विद एएस, अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए आपको चेंज करना पड़ा तो भी कर सकते हैं। और तीसरा, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा पॉइंट ऐसा है जहां पर अक्सर लोग अपना पॉलिसी चेंज कर देते हैं तीसरे पॉइंट में आकर, क्योंकि यहां बचना आसान है। आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि भाई जो मेरी पुरानी पॉलिसी थी ना, उससे इतना ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा था जितना इस नए वाली पॉलिसी से आ रहा है। क्योंकि इस पॉइंट में यही तो कहा, आप अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जो नई पॉलिसी है उससे बेटर प्रेजेंटेशन होगी ट्रू एंड फेयर व्यू की ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, व्हेन चेंज इज अलाउड, बेसिकली ये जो पॉइंट हमने पढ़ा अभी अभी, ये AS5 के रीजंस हैं, ये चीज AS5 में लिखी गई है। लेकिन क्योंकि AS1 हमें डिस्क्लोजर के बारे में बताता है कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं तो आपको डिस्क्लोजर किस तरीके से करना है, तो इसलिए मैंने यहां पर भी डालकर सिखा दिया कि पहली बात तो हम चेंज कब कर सकते हैं। अब समझ में आ गया चेंज कब कर सकते हैं, इन 3 कारण से ही कर सकते हैं, तो उसका डिस्क्लोजर भी सीख जाएंगे। जब आपको डिस्क्लोज करना है तो कौन कौन से एस्पेक्ट डिस्क्लोज करने हैं, पुरानी पॉलिसी क्या कर रहे थे, नई पॉलिसी क्या करो। मान लो आप पहले अपने स्टॉक वैल्यूएशन के लिए लीफो लगा रहे थे, फिर एएस आया, उसने कहा कि लीफो इज नॉट परमिटेड, तो आपने फीफो लगाना स्टार्ट कर दिया। तो ओल्ड पॉलिसी लीफो, न्यू पॉलिसी फीफो। रीजन फॉर चेंज इन पॉलिसी, रीजन में क्या डालेंगे, कंप्लायंस विद एएस नंबर 2। और इंपैक्ट ऑफ सच चेंज, इंपैक्ट ऑफ सच चेंज का मतलब है जब आप लीफो करते थे उस के हिसाब से करंट ईयर की वैल्यूएशन कितनी आ रही थी इन्वेंट्री की, और जो डिफरेंट मेथड आपने लगाया कौन सा, फीफो, फीफो लगाकर कितनी वैल्यू जो है आ रही है, तो दोनों का डिफरेंस 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 निकालकर बताना कि कितने रुपए का इंपैक्ट है उस चेंज के कारण, राइट। और जो इसे मेन चीज है वो मैं नोट करवा रहा हूं, अगला एक पेज मैंने आपको बिल्कुल ब्लैंक दिया है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में जो मेन आपको डिस्क्लोजर करना है वो हम यहां पर लिख रहे हैं। मटीरियल
effect in current period, and on the other side no material effect in current period but in later period। डिस्क्लोजर इस चीज पर निर्भर करेगा कि जो आपने चेंज किया पॉलिसी को, उसका मटेरियल इफेक्ट क्या इमीडिएट करंट पीरियड में आ गया, या फिर करंट पीरियड में नहीं आया, चेंज तो कर दिया लेकिन उसके इफेक्ट लेटर किसी पीरियड में देखने पे मिलेंगे। तो डिपेंड करेगा। अगर मटेरियल इफेक्ट है इन द करंट पीरियड, इसके अंतर्गत लिख रहे हैं वापस से, अमाउंट ascertainable, amount not ascertainable। मतलब क्या अमाउंट पता चल सकता है कितने रुपए का इंपैक्ट है, मटेरियल इफेक्ट कितने रुपए का है, अमाउंट ascertainable। अगर ऐसा है तो हम कह रहे हैं डिस्क्लोज द अमाउंट एंड फैक्ट। उस केस में आपने अमाउंट भी बताना, जैसे मैंने भी कहा लीफो फीफो वाला केस, कि हमने लीफो से फीफो चेंज किया तो इतने रुपए का इंपैक्ट आया, तो फैक्ट भी हो गया लीफो से फीफो चेंज, और इंपैक्ट भी हो गया कि इतने रुपए का अमाउंट का इंपैक्ट आया। लेकिन अगर चेंज ऐसा है जिसके द्वारा अमाउंट तो असर्टेन हुआ ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्लोज द फैक्ट। इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि आप एटलीस्ट फैक्ट ही डिस्क्लोज कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अमाउंट तो पता नहीं तो छोड़ो डिस्क्लोज क्या करना, इतना तो एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा भाई, दैट मेथड हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम लीफो टू फीफो। तो फैक्ट एटलीस्ट जरूर डिस्क्लोज करेंगे। और अगर मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड में है ही नहीं, फ्यूचर में है, तो भी सिर्फ फैक्ट ही डिस्क्लोज करेंगे, डिस्क्लोज द फैक्ट। तो इस सिचुएशन में आप ऐसा लिख देंगे दैट द मेथड हैज बीन चेंज फ्रॉम फीफो टू सॉरी फ्रॉम लीफो टू फीफो। मैं एक एग्जांपल कह रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ इट इज फॉर एग्जांपल। लीफो टू फीफो लिखने का तरीका क्या है, बट द इफेक्ट इज नॉट इन द करंट पीरियड बट इन द लेटर पीरियड। तो फैक्ट जरूर बता देना है कि चेंज हो चुका है, चाहे इंपैक्ट करंट की बजाय फ्यूचर में ही क्यों ना हो। यहां पर आकर हमारा AS1 खत्म होता है जी, पहुंच जाए, इसे नोट कर लें फटाफट। चले जी, आई होप इट्स डन गाइस। तो भाई पहले एएस पर हमने विजय पाली है, बस ऐसे धीरे धीरे सारे एएस हम करते जाएंगे। अपना उत्साह पूरी तरह से बनाए रखिए, हारना नहीं है, घबराना नहीं है, और बड़े अच्छे से खत्म करना है।